रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये जो है पीवी यानी टी कांस्टेंट है, तो प्रेशर में और वॉल्यूम में बनता है, तो ये ऐसा होता है। अब जैसे यहाँ पे कोई वॉल्यूम वी इनिशियल और यहाँ पे वी, हाँ प्रेशर एंड वॉल्यूम मतलब वो ना बेटा, ये P इक्वल्स टू के वी अपॉन वी। अब के क्या होगा, आर होगा, वो बाद की बात है। अच्छा, इसमें हम क्या कह देते हैं कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो इसे कहते हैं आइसोथर्मल चेंज। आइसोथर्मल चेंज डेल्टा टी इक्वल टू 0। इसी केस में पीटी का डायग्राम कैसा होगा? प्रेशर बढ़े या घटे, टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। बस ये होगा, ऊपर आए चाहे नीचे, प्रेशर बढ़ा लो घटा लो, वॉल्यूम का कोई आने वाला है नहीं। एंड सिमिलरली वीटी का डायग्राम कैसा होगा? ऐसा ही होगा, ऊपर की तरफ बढ़े या घटे, ऐसा ही होगा। ये वाला हो जाएगा, बस एक लाइन बनेगी और कुछ नहीं। क्लियर? अब इसके बाद आती है बात चार्ल्स लॉ। इन्होंने क्या कहा? हाँ, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें होगा प्रेशर रखें वही, प्रेशर को चेंज ना होने दें, तो वॉल्यूम, हाँ कैटेगरी में आएगा ये ग्राफ। तो V प्रोपोर्शनल टू T, तो यहाँ पर हम जो यूज करते हैं वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो 0 हो जाता है -273.15 डिग्री सेल्सियस पर। अगर इसे सेल्सियस स्केल पे लेते हैं तो, हाँ तो कैल्विन, हाँ ये कैल्विन पे आ जाता है। 0 कैल्विन पे लेंगे तो 0 से चलेगा। अब उससे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे तो ऐसे ही बढ़ता जाता है वॉल्यूम। और इसका कारण, रीजन क्या होता है, ऐसा क्यों करते हैं? ये कहते हैं कि इस टेम्परेचर पर टोटल काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की 0 हो जाती है। हाँ, नहीं डिग्री सेल्सियस पे। केल्विन जो होता है वो सेल्सियस में से 273 माइनस करके बनता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर किस पे होता है? केल्विन में होता है। केल्विन डिग्री नहीं हुआ करता। डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ये होती है केल्विन स्केल। इसी को हम कहा करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। ये लगता है इन गैसों में, ठीक है। जब चेंज की बात आती है तो फिर किसी का भी लगा सकते हो कि चेंज को माइनस पे 0 करना है केल्विन को, 0 हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। हाँ, इस टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी 0 होने का मतलब ये होता है कि गैस के मॉलिक्यूल की जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी तो वो बैठ जाएंगे बर्तन की तली में अपने आप। वो गैस गैस नहीं रहेगी, उड़ेगी नहीं। बर्तन का ढक्कन खोला, गैस उड़ गई, तो वो नहीं रहेगी, क्योंकि वो उनका जो मोमेंट है वो खत्म हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि गैसियस वॉल्यूम को हम 0 करते हैं। गैस की फॉर्म में जो वॉल्यूम है वो तो वो काउंट होता है जब बर्तन में बंद हो, प्रेशर डाले। तो प्रेशर में डालेंगे किसी के भी ऊपर, तो इसका मतलब चलेंगे नहीं वहां पे। तो वॉल्यूम कितना हो गया, गैसियस वॉल्यूम या गैस का वॉल्यूम? 0। जब तक मॉलिक्यूल, बेटा गैसियस वॉल्यूम 0 होने की बात कर रहा हूँ। मान लो 50 मॉलिक्यूल है और एक डब्बे में बंद है और टेम्परेचर ज्यादा है, इससे ज्यादा है,
तो ढक्कन खोलते ही गैस उड़ जाएगी कि नहीं उड़ जाएगी? अब इस टेम्परेचर पे है 50, डब्बे का वॉल्यूम भले ही 1 लीटर हो, तो नीचे बैठे रहेंगे कि नहीं बैठे रहेंगे? ना क्यों, जब काइनेटिक एनर्जी जीरो है। यही तो हो गई ना बात। गैसियस वॉल्यूम जीरो। गैसियस वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि जब हम फ्री स्पेस में ले जाकर उस डब्बे को खोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, जब हम एनवायरमेंट फ्री स्पेस में ले जाकर उस डब्बे को खोलते हैं तो मॉलिक्यूल वहीं के वहीं बैठे रहते हैं, चलते नहीं। हाँ, तो इसका मतलब हो गया कि बस मॉलिक्यूल का जो साइज होगा, दैट इज कि छोटे 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 मॉलिक्यूल हैं, थोड़ा सा स्पेस लेगा मामूली सा, जो भी होगा। अब मान लो 1 ग्राम हाइड्रोजन ही है, सपोज करो 1 ग्राम हाइड्रोजन में तो अगर मॉलिक्यूल मैं लूँ तो 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लूँ, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन में देखो कितने मॉलिक्यूल होंगे, अब ये रो नंबर के इक्वल होंगे। डब्बे में मैंने बंद कर दी, 2 लीटर के 5 लीटर के कुछ भी कर दी मैंने, ठीक है। तो मॉलिक्यूल तो बहुत है मेरे पास। अब मैं इसे डब्बे को स्पेस में लेके गया, हम्म, और मैंने डब्बा खोल दिया जहाँ पे मैंने टेम्परेचर मेंटेन किया कितना, -273 या 0 डिग्री केल्विन, सॉरी 0 केल्विन, डिग्री पे नहीं होती, केल्विन एब्सोल्यूट है ना। तो ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, छोटी सी 1 ग्राम गैस ऐसे रखी हुई मिलेगी, मॉलिक्यूल अलग अलग रखे हुए मुझे मिलेंगे रेस्ट पे आराम से, है ना। वो किसी भी स्टेट में नहीं होंगे, हम उन्हें सॉलिड भी नहीं कह सकते क्योंकि चिपके भी नहीं होंगे आपस में, हम उन्हें लिक्विड भी नहीं कह सकते क्योंकि बहेंगे नहीं, हाँ, हम उन्हें गैस भी नहीं कह सकते क्योंकि वो तो गैस में आए ही नहीं, वो तो बस नीचे बैठे हैं बेटा, लेकिन गैसियस फॉर्म में नहीं है। अगर गैस होते तो प्रेशर डालते, भागते। गैस का मतलब ये होता है गैस्चर, यानी वो जो खुलना चाहती है। हाँ, तो फिजिकल स्टेट कैसी होगी उनकी, कोई फिजिकल स्टेट, आइडियल गैस ही कहेंगे उसको, ये बात सही है। तो प्रैक्टिकली इसको गैस नहीं कहते, वो तो फिर खत्म हो गया मामला। तो आइडियल गैस उसे कहते डिफाइन होगा जिसका -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन पर वॉल्यूम जीरो हो जाए, यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, वॉल्यूम ना चले। तो हम 273.15 या 273 ही लगा देते हैं, प्लस करते हैं जब, तो टेम्परेचर को इसी में यूज करें, या गिवन हो कुछ क्वेश्चन के अंदर तो भी 273 दे दिया तो भी लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो चेंज करके लगाएं, और 273 प्लस जरूर करें, 15 करें ना करें, आंसर मैच कर जाता है। जनरली आंसर आर और टी में होता है, एल में, मॉल में, गामा लैम्डा सीधी के कंसेप्ट होते हैं, पर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू भी आए तो भी ध्यान रखें, ठीक है। तो ये चीज ऐसे बताती है मुझे कि ये चीज ऐसे हुई। हम्म हाँ, अब इसके बाद इसी का अगर मैं कहूँ कि पीटी क्या होगा, तो किसी का अगर पीवी दिया हो तो उसका वीटी या पीटी कैसे निकालते हैं, ये बात की बात है, काइनेमेटिक्स की जैसी चीजें ये, हाँ? तो हम आसानी से उसे कन्वर्ट कर पाएंगे बिकॉज आई हैव स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल जैसी चीजें पढ़ ली हैं, तो हम फटाक से बता देंगे कि साहब इस तरीके से वैल्यू रख के हम फंक्शन को बदल लेंगे और चेंज करने के बाद उसे निकाल देंगे, ठीक है। अब इसके बाद कंप्लीट लॉ, गैल्यूसेक लॉ स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहते हैं। तो नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहने से क्या होता है, अगर नंबर ऑफ मोल्स किसी कंटेनर में कांस्टेंट है, हाँ, गैल्यूसेक लॉ। ये लॉ वैसे एक बिना अगर हम इसे ना कहें ऐसा होता है तब भी हम लगा सकते हैं, नाम ना दे तब भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई नाम ना दे इसे तब भी ये फॉलो कर जाता है, ठीक है। मतलब गैल्यूसेक द्वारा स्टेटमेंट है ये। तो ये कहता है कि जब आपने मिलाया इन दोनों को, बॉयल्स एंड चार्ल्स को आपने मिलाया, तो आपने देखा कि टी वी बाई टी, क्योंकि टी वी किसके अकॉर्डिंग, बॉयल के अकॉर्डिंग, वी बाई टी किसके अकॉर्डिंग,
तो कहता है ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट होने पे ये डिपेंड करेगा अमाउंट पर, और कोई एनर्जी का कोई कांस्टेंट यूज होगा इसमें टेम्परेचर के साथ उस पर। तो इन्होंने कहा इसको एन आर, पी वी एन आर टी वन। तो यहाँ पी वी होता है तो वहाँ एन नहीं होता, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। अगर कोई चीज पी डेल्टा वी में निकलेगी तो वहाँ नंबर ऑफ मोल्स नहीं होते, अगर कोई चीज आर और टी में निकलेगी तो वहाँ नंबर ऑफ मोल्स होंगे। यहाँ पी और वी होगा। मेरी बात सुनिए, मान लिया कहीं किसी क्वेश्चन में पी और वी गिवन है, पी फाइनल वी फाइनल, पी इनिशियल वी इनिशियल, और नंबर ऑफ मोल भी गिवन है, और तुझे वर्क निकालने के लिए कहा जाए, या इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालने के लिए कहा जाए, या हीट सप्लाई के लिए कहा जाए, और कहा जाए पीवी के टर्म में ही आंसर फाइनल हो जाना, तो उस केस में नंबर ऑफ मोल्स दिए होने के बावजूद भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत जब पड़ेगी जब पीवी की जगह पे आप आर और टी को यूज करेंगे। हाँ, वहाँ नहीं होगा। पी डेल्टा पी वी हो चाहे वी डेल्टा पी हो, वहां पे एन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अमाउंट है already। इसमें अमाउंट, क्योंकि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये कहता है इसी में मॉल है, मॉल की वजह से ही प्रेशर और वॉल्यूम अक्वायर्ड हुए हैं, और उधर चूंकि मॉल नहीं है। हाँ, नहीं, अगर चेंज नहीं हुई ना मॉल फिर नहीं, चेंज अगर मॉल नहीं हुए फिर नहीं। ये पता चला था मॉल चेंज, अगर मॉल चेंज हो जाएगा है ना, कुछ गैस बाहर निकाल ली हमने, तो फिर इक्वेशन दो बार लगेगा, पी वन वी वन आर एन वन आर टी वन, पी टू वी टू एन टू आर टू। और अगर मॉल वही रखा, तो फिर हमारा इक्वेशन यही लग जाएगा, पी वन वी वन बाई टी वन और पी टू वी टू बाई टी टू। अब सवाल उठता है कि ये चीज इधर क्यों नहीं है। हम्म? तो प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है, ये अपने आप में एक कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी है, एक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स वॉल्यूम एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब उसमें मास है, उसमें वॉल्यूम भी ऑक्युपाइड है, तो ये कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन पर है, ये अमाउंट पूरा है। अच्छा, केवल टी में या आर में, है ना, नंबर नहीं काउंट हुआ, वो एक मोल के लिए काम कर गया तो एन लगाया। अगर मैं इसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करूं तो यहाँ मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, नंबर ऑफ मॉल की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब इसमें छिपा हुआ है। हाँ, निकालने की आवश्यकता नहीं। हाँ, तो दिए जाने पर भी नहीं। और नंबर ऑफ मॉल्स ही पूछ लिए जाए तो पी अपॉन आर। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी इतने हैं, कोई दिक्कत नहीं। ना 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 ना, नहीं, नहीं लगता, नहीं लगता, मैं उसी बात को समझा रहा हूँ कि एन नहीं लगता, इस तरफ वाले चेंजेस में, इस तरफ वाले चेंजेस में एन लगता है। हाँ, अब इस तरफ के चेंज कैसे देखो, तो पी डीवी या वी डीपी। लेकिन इधर का चेंज एन आर डी टी है, और तो कोई चेंज नहीं है इधर। तो जब इस चीज को काम काम में लेके आते हैं, इस चीज को यानी कांस्टेंट प्रेशर कर देते हैं, प्रेशर कैसा कर देते हैं, कांस्टेंट। तो इसका मतलब हो जाता है कि पी डीवी इक्वल टू एन आर डी, यानी पी डेल्टा वी एन आर डेल्टा टी। इधर तो नहीं आया। हाँ, ये होती है चीज। नहीं बेटा, उस तरफ जाके आया है, यहाँ आया है, इधर नहीं आना। हाँ, बस यही तो मैं बार बार समझा रहा
तो किसी गैस के अंदर प्रेशर भी दिया है, वॉल्यूम भी दिया है, नंबर ऑफ मोल भी दिए हैं, तो नंबर ऑफ मोल का काम नहीं है। हाँ भाई, वहां पे नंबर ऑफ मोल की जरूरत नहीं है, वहां पे प्रेशर और वॉल्यूम का काम चल जाता है। और अगर एक आंसर एन और आर टी में आता है या डेल्टा टी में आता है, तो यानी आर और डेल्टा टी में लिखा जाता है, तो बदल के चेंज करके लिखते हैं, तो वहां नंबर ऑफ मोल की जरूरत पड़ती है। तो कंफ्यूज कर देता है, कई बार नंबर ऑफ मोल देता है, यूज नहीं होता, कई बार नहीं देता, निकालने पड़ते हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ता है उस चीज का। हाँ, तो ये बन गया। ओके। अब अगर मान लीजिए किसी कारण से ऐसा हो जाए कि नंबर ऑफ मोल चेंज हो जाए, कोई गैस बाहर निकल जाए, ओके, तो उसके पैरामीटर क्या होते हैं? डेल्टा एन, एन फाइनल, तो यहाँ क्या लिखते हैं? पी फाइनल, वी फाइनल, हाँ, और आर टी फाइनल माइनस पी इनिशियल, वी इनिशियल, आर टी इनिशियल। ये नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, हाँ, ये कट हो जाए तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, दैट इज, ये ग्राफ और ये सब चीजों से ये इंट्रोडक्शन हो चुका है कि भाई ये इक्वेशन जो है आर की वैल्यू आप जिसमें लेते हैं तो क्या होता है? आर की वैल्यू नॉर्मली फाइव में लेते हैं तो 8.314 हो जाती है, और एटीएम वगैरह में प्रेशर लगाते हैं, लगाएंगे उसको भी, तो जी 0.0082 के हिसाब से लग जाता है। और लीटर में वॉल्यूम लगा दें, प्रेशर किस में लगा दें? एटीएम में। तो इसको ध्यान रखें, प्रेशर किस में लगा दें? एटीएम में। वॉल्यूम किस में लगा दें? लीटर में। और टेम्परेचर तो केल्विन में होना ही है। हाँ, तो फिर ये वैल्यू लग जाती है आर की। एच टी पी यानी ये टू 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 73। तो इस पे क्या होता है? इस पे कोई भी गैस कितना वॉल्यूम एक्वायर करती है? 1 मोल है तो 20.4, 22.4 लीटर एक्वायर करती है। हाँ, एच टी पी यानी ये चीज जो है 273.154। तो एन टी पी, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड और नॉर्मल में क्या फर्क हुआ? नहीं, तो बात नहीं, स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड, नॉर्मल तो हुआ है, इसमें नॉर्मल बीइंग होती है, नॉर्मली चीजें रन करती हैं। हाँ, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेल्सियस 27 का यूज कर लेता है, देता है, बताता है आपको। ठीक है। हाँ, 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 एनटीपी जो कहेगा 300 केल्विन बता देगा, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस बता देगा, ऐसा कर देगा, ऐसा कर देता है। ठीक है। तो क्वेश्चन आएंगे तो आप ये देख लेंगे कि एस टी पी एन टी बी के वेरिएशन में किस तरीके से 273 लगाए हैं, तो या कुछ लगाए तो बताया जाएगा, हम ध्यान रखेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, नॉर्मल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। ठीक है। प्रेशर का जो फॉर्मूला बनता है, प्रेशर वेरिएशन का जो फॉर्मूला बनता है, वो क्या बनता है? वो बनाया आपने? क्योंकि उसके बीच में से भी सवाल आ जाता है, डेरिवेशन में से भी आ जाता है। प्रेशर exerted by gas on the wall of a container, प्रेशर exerted by an ideal gas, ऐसे लिख देते हैं। फ्लूइड में नहीं था, काइनेटिक थ्योरी में था। फ्लूइड में तो फिर वो प्रेशर थोड़ा निकलता था, वो तो प्रेशर था ही जो था। वो प्रेशर तो पानी का है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो। जो गैस का प्रेशर है, वो किन बातों पर डिपेंड करता है, उसका क्या फॉर्मूला है? मतलब एनसीईआरटी को खोल के देखा नहीं तूने, इसका मतलब ये है। हाँ, तो कोई बात नहीं, चैप्टर तो पूरा करवा। नहीं, एनसीईआरटी तो सारे चैप्टर भी बोलेंगे लड़के लोग, बच्चों को भी अच्छी सबको ऐसी लगती है।
Pressure exerted by an ideal gas on the container of wall. On the wall of container. हाँ, देखा इन्फेक्शन बुखार अंदर की चीज से गड़बड़ होता है, तो प्रेशर का फॉर्मूला बना। तो क्या कहते हैं कि आप ऐसा करिए कि अपने कंटेनर को टू बॉयल मान लीजिए, इस तरीके से उसकी हर साइड को आप एल मान लीजिए, और उसके अंदर एक एटम या एक मॉलिक्यूल को आप कंसीडर करिए कि वो तीनों डायरेक्शन में कोई ना कोई वेलोसिटी कंपोनेंट रखता है। तीनों डायरेक्शन में कोई ना कोई वेलोसिटी कंपोनेंट रखता है, यानी उसकी डायमेंशन कैसी, मोशन कैसी है, 3 डायमेंशनल। हाँ, जैसे मान लो मैं यहाँ एक मॉलिक्यूल मान लो, मॉलिक्यूल या एटम, मॉलिक्यूल या एटम हैविंग मास m। हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आता है तुझे, वो इसी से आती है बाद में। मॉलिक्यूल या एटम मास m एंड वेलोसिटी x, ये आई कैप पे और ये जे कैप पे और ये के कैप, ऐसी कहानी। तो कंसीडर द मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस, लेकिन आप एक ही एक्सिस पे कर लीजिए, बाद में एवरेज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो तो छोड़ो, आई कैप क्या लगाएंगे, डायरेक्ट बदल लेंगे, क्योंकि हमें पता है भाई एमवी से जा रहा है मोमेंटम में, एमवी से आ रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम 2 mv हो जाता है। हम्म, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम मोशन को जब कंसिडर करते हैं इस डायरेक्शन में वी एक्स पर एम, तो ये लेंथ चलता है यहाँ तक, इस दीवार से उस दीवार के एंड तक, और जब क्योंकि इस पे कोई और फोर्स नहीं है तो वापस भी आता, फिर वहीं जाता है। ठीक है, तो मोमेंटम या इम्पल्स ऑन द वॉल आफ्टर वन कॉलिजन या इन वन कॉलिजन या ड्यूरिंग वन कॉलिजन। तो वन कॉलिजन का मतलब ये होता है कि दो टक्करों के बीच, एक बार टकरा के वापस आया, फिर टकरा रहा है, इतना टाइम तो लेगा बीच में। दूसरी टक्कर होने से पहले एक टक्कर होकर गया, इधर को चला, दूसरी होने से पहले, यानी आने जाने का टाइम तो ले लिया ना। हाँ, और टाइम थी, उसी को मान लेते हैं। तो मोमेंटम ट्रांसफर या इम्पल्स ऐसा ले लेते हैं, इम्पल्स ऑन वॉल ड्यूरिंग वन कॉलिजन, तो ये हो जाएगा 2L/v। ये टाइम हो जाता है, पहले तो टाइम निकालते हैं पहले, ठीक, एक्स, ये तो हो गया टाइम। मोमेंटम कितना हो जाएगा, मोमेंटम मैंने यहाँ लिखा है 2mv x। इसका क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ही निकाल देते हैं, p डेल्टा p मैग्नीट्यूड, बस काफी है। ठीक, अब फोर्स आ जाएगा, ऑन द वॉल एफ तो प्रेशर P/Δ T, यानी ये वाली चीज, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ है ने। तो उसके नीचे इसे डिवाइड कर देते हैं, 2mv(x) और 2L/v(x), तो कितना बना, mv(x)² and the pressure on this wall, pressure on this wall, ओके, इसे कहेंगे px। तो वॉल्यूम से ना इसके एरिया से डिवाइड कर ले, कितना एरिया इस दीवार का, हाँ, L², जिसकी साइड भी मैंने लिया, ये जो भी है,
तो एम वी एक्स स्क्वायर बाई एल क्यूब हो गया। तो ये वॉल्यूम बन गया कंटेनर का, एम वी एक्स स्क्वायर बाई V is the volume of container. V is the volume of container. अब मैं कहता हूं कि तीनों डायरेक्शन में है, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो मैं तीन का एवरेज बना देता हूँ, सिंपल एवरेज, क्योंकि मैं तीनों को ऐड नहीं कर सकता, मुझे पता है वो वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, तो फिर मैं करता हूँ कि एवरेज प्रेशर पी एवरेज कर लूँ, और ये कर लूँ एम बाई 3v और वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर और वी जेड स्क्वायर, मतलब पहले ऐड किया 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये वेलोसिटी मेरी कोई रिजल्टेंट वेलोसिटी बन जाती है। सबकी वेलोसिटी ये जो v मैंने डिफाइन की थी ये बन जाती है जी। ओके, अब ये कहता है इसमें कि स्क्वायर का मीन चाहिए मुझे। आप अगर एवरेज पूरा ही चाहते हैं सारे एक मॉलिक्यूल का, तो ये है। अगर आप n मॉलिक्यूल का चाहते हैं तो मुझे पूरा ही चाहिए सबका एवरेज। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ कि फॉर n मॉलिक्यूल इफ नंबर, हाँ मॉलिक्यूल्स या आइटम जो भी, आर n देन, तो उस केस में मैं ऐसे, क्योंकि प्रेशर यही है, ये बदलने वाला नहीं है, एक का हो या हजार का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है यही। तो ये कहता है इसे आप ऐसा करिए, n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड कर लीजिए आप, और इस वेलोसिटी को भी एवरेज पे बना लीजिए। तो जो हो गया p, यानी एवरेज ही हुआ रहा एन एम बाई वी 3v, और यहाँ पे आप कर लीजिए अपना एवरेज वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस वी थ्री स्क्वायर और अपॉन एन कर लीजिए आप। तो ये आपके रूट में, अगर रूट करूं मैं इसका तो आर एम एस हो जाता है, रूट स्क्वायर मीन, मतलब रूट स्क्वायर मीन, यानी पहले क्या किया, स्क्वायर किया, फिर मीन किया, फिर रूट कर दिया, तो वी आर एम एस का स्क्वायर हो जाएगा। तो टी एवरेज, ये मास, कुल मास है, टोटल मास है, नॉट मोलर मास, ध्यान रखेंगे। और ये वी आर एम एस स्क्वायर बाई, बेटा एक मिनट, वो बन जाएगी पहले, वहां वो तो बना देंगे, उसे तो बाद में बना देंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जब इसमें इसे मोलर मास में कन्वर्ट करता हूँ, व्हेन मोलर मास इज, ध्यान रखना, एम नॉट एंड नंबर ऑफ मोल्स आर के, कितने लिखे हैं, क्योंकि एन पहले ही मान चुका मैं, सिंपल सिंपल हो जाएगा मेरा। तो उस केस में मैं पी एवरेज को क्या लिखता हूँ, के एम नॉट वी आर एम एस स्क्वायर बाई 3v, ऐसे लिखता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि मास होगा नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास, ठीक, और किसमें लगे, केजी में लगे, एसआई सिस्टम में, वॉल्यूम किसमें लगे, क्यूबिक मीटर में लगे। तो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर आप इस प्रेशर को P मान लें और इसे K नंबर ऑफ मोल यहाँ माना हुआ है आपने, तो K को इस K सिंबल रखें, हालांकि हम बाद में K को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी लगा देंगे, अलग बात होगी, ठीक है। तो हम ये जो है कर सकते हैं, आपका प्रेशर निकल जाएगा हमारा। अब इसे कह रहे हैं कि इस चीज को आप ऐसे करिए, 3 PV इक्वल्स टू K एम नॉट वी आर एम एस स्क्वायर, और पीवी को के आर टी लिखिए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल के माने हुए मेरा। पीवी इक्वल टू क्या था, एनआरटी,
हाँ तो के माने हुए हैं, तो ये क्या हुआ, के हटा। ठीक से कंफर्म कर लो। तो के नंबर ऑफ मॉल्स माने हुए थे, तो इसलिए के हट गया, ठीक है। एन मानोगे तब भी हट जाएगा, पर एन दो दो बार मानना, ठीक है, वो फिर सिंबॉलिक मिस्टेक कर देता है। तो इसका मतलब वी आर एम एस जो बनी, वो बनी 3 RT बाई मोलर मास। ये बनी। तो इसमें नंबर ऑफ मॉल नहीं है, नंबर ऑफ मॉल इसमें नहीं है, क्योंकि इधर है और इधर जब इसे कन्वर्ट करूंगा RT में आएंगे। डिपेंड ऑन टेम्परेचर। कोई पर्टिकुलर गैस है, उसका मोलर मास तो नहीं बदलता, आर बदलेगा नहीं। तो ये किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर। तो ऐसा कंफ्यूजन पैदा कर दें कि प्रेशर ये किया वो किया, ठीक है, आपने जो कर लिया, जो भी चेंज किया, पहले मैं ये देखूंगा कि टेम्परेचर चेंज हुआ है कि नहीं। तो फर्स्ट आई विल अप्लाई द पीवी इक्वल्स टू एनआरटी 2 टाइम्स। फिर मैं दोनों में कंपेयर करके डिवाइड करके देखूंगा टेम्परेचर बदला है कि नहीं बदला है। टेम्परेचर बदला है तो मैं कहूंगा घटेगी या बढ़ेगी इसके अकॉर्डिंग। अगर टेम्परेचर नहीं बदला होगा तो नहीं बदली जाएगी, है ना। भाई प्रेशर और वॉल्यूम में ही जानकारी दी है, इतने प्रेशर इतने वॉल्यूम पे कितनी स्पीड, इतने प्रेशर इतने वॉल्यूम पे कितनी स्पीड, इतने मोड रहे, ये कहा। या इस पे ये स्पीड बढ़ेगी घटेगी क्या होगी, 2 टाइम्स हो क्या होगी। तो मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकता। मैं क्या करूंगा, पहले पहली बार लगाऊंगा पीवी क्वेश्चन आरटी, पहली कंडीशन डालूंगा, फिर दूसरी डालूंगा कितना बदला आपने। फिर मैं देखूंगा नाल वगैरह का जो है कैंसिल करके कि T1 T2 बराबर आते हैं कि नहीं आते, इक्वल आते हैं कि नहीं आते। तब इक्वल आते हैं तो नॉट चेंज, नहीं होगा चेंज। और नहीं आते तो ठीक है, फिर मैं देखूंगा घटेगी या बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट है। हम्म, तो ये जो हमारे पास वेलोसिटी है, ये कौन सी है, केवल चलने वाली ट्रांसलेटरी मोशन। तो यहाँ से आगे अब हम बढ़ेंगे, अब टेक्निकल पॉइंट हमारे सारे खुल जाएंगे, बस यहीं तक, क्योंकि मुझे थकान है और मुझे नहीं पता कि क्लास आधे घंटे की होगी या 20 मिनट की हुई होगी। तो यहाँ तक मुझे ले जाना था, जस्ट कि आज मैं फिजिक्स को शुरू कर सकूं। आज मैं फिजिक्स को बस शुरू कर दूं, मेरा इतनी इतनी बात थी, क्योंकि कल मुझे करना था, आज नहीं हो पाया था। तो कल मैं इससे आगे टेक्निकल पॉइंट पे जाऊंगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिस्ट्रीब्यूशन दूंगा, उसमें फिर सीपी और सीवी लूंगा, उसके बाद प्रोसेस जोड़ूंगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन करूंगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आऊंगा, फिर थर्मोडायनेमिक्स को अगली 3 4 क्लासों में फाइनल कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन अभी इस पे नहीं है क्योंकि अभी हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो कल की क्लास में 8 बजे वाली में ये हो जाएगा, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इस पे। लेकिन उसमें थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगी, हाँ आ जाएगी उसमें, ठीक है। ओके रख ले, पढ़ ले बैठ के तू जब तक सोए। हाँ ओके बेटा, बाय।